In the last lecture we discussed on plagiarism, so in which we try to explain what is meaning by the plagiarism, and after understanding plagiarism we are watching the next related topic of plagiarism. So plagiarism is nothing but the theft of information, theft of knowledge, theft of intellectual property, that is called the plagiarism. And this concept is related to the intellectual property right. So earlier topic we have also discussed intellectual property right, in which we saw that how the government has given right to protect our intellectual property by offer the intellectual property rights. There are so many provisions are given, there are so many rules and regulations are given. With the help of these we can protect our intellectual property. तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो राइट्स हमें दिए हैं अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाय द गवर्नमेंट, यदि हम इसके प्रति अवेयर है और हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी होती है, तो हम इसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं और हमें कोर्ट में जाकर जज मिल सकता है। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण कर सकते हैं। बट after understanding the intellectual property rights and different types of the things related to the intellectual property right, now we are watching that plagiarism. So plagiarism tell us that how we can avoid from plagiarism, हम plagiarism से कैसे बच सकते हैं या plagiarism को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या प्लेगियरिज्म जो अनफेयर थिंग्स है उससे कैसे हम एस्केप हो सकते हैं, इसमें ये हमें सिखाया जाता है। तो प्लेगियरिज्म कब कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और वी शुड अवेयर अबाउट दैट, हमें इसके प्रति कैसे अवेयर रहना है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर थिंग दैन द डिसीज, ऐसा कहा जाता है। तो जब हमें ये ज्ञात होता है कि प्लेगियरिज्म हमारे द्वारा हो रहा है तो हम वो एक्टिविटी नहीं करते, और यदि अनजाने में ये होता है तो ये हमसे गलती हो जाती है, ये हमसे क्राइम हो जाता है अंडर द कॉपीराइट एक्ट, अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि रोग होने के बाद इलाज करने से बेहतर वो ना हो, इस पर हमें फोकस करना है। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारे ऊपर क्लेम आने से पहले या क्लेम आने के बाद हम अवेयर होते हैं, लेकिन उससे पहले जब हम अवेयर हो जाए तो ये बेटर होगा, ये अच्छा होगा, क्योंकि अवेयरनेस प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू अवॉइड द प्लेगियरिज्म। तो जागृति एक ऐसा
शस्त्र है कि इसकी की मदद से हम प्लेगरिज्म से बच सकते हैं। तो हमें पहले प्लेगरिज्म यानी कि क्या, इस बात को समझना आवश्यक है। जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, प्लेगरिज्म मीन्स व्हाट, एंड व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्लेगरिज्म, जब ये बातें हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तब हम कौन सी चीज़ फेयर कौन सी चीज़ अनफेयर, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। और जो चीज़ फेयर है वह हम करने का प्रयास करते हैं, और जो चीज़ और जो बातें, जो एक्टिविटीज़ अनफेयर है वो हम उसे अवॉइड करना पसंद करते हैं। So in this way we can say that these things are related or interdependent to each others। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण करती है, राइट। और प्लेगरिज्म, इसमें हम प्लेगरिज्म से कैसे बच सकते हैं, इससे हमारी जागरूकता क्रिएट करने का प्रयास करता है। ये दो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। सो नाउ वी आर वाचिंग द फर्दर पॉइंट। Plagiarism can be intentional or unintentional. We should have the knowledge for what can be called plagiarized content and what not. So plagiarism should be two types. तो दो तरीके का प्लेगरिज्म यहाँ पर होता है। प्लेगरिज्म कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। सम पीपल डूइंग द प्लेगरिज्म विथ इंटेंशनली एंड सम आर डूइंग विदाउट इंटेंशनली। मीन्स कुछ लोग पर्पसफुली ये करते हैं और कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता प्लेगरिज्म यानी कि क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि क्या, इन कंसेप्ट के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता, जाने अनजाने में ये भूल कर बैठते हैं। ओके, और फिर बाद में उनको पता चलता है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत किया है, तब वे अवेयर होते हैं। जैसे कि क्राइम करने वाले दो लोग सोसाइटी में होते हैं, फिर चाहे वो सिविल क्राइम हो और किसी भी प्रकार का क्राइम हो, तो कुछ लोग जो होते हैं इंटेंशनली क्राइम करते हैं कि उन्हें पता होता है ये करने से ये होता है, ये करने से ये नहीं होगा। तो किसी आदमी को जब ये पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका परिणाम क्या होगा और इसकी सज़ा क्या होगी, ये सभी चीज़ें उन्हें पता होती है, वे अवेयर होते हैं इसके बारे में, फिर भी वो उस तरह की घटना करने का प्रयास करते हैं। तो इसे इंटेंशनल क्राइम कहा जा सकता है। और अनइंटेंशनल क्राइम, कुछ लोगों को लीगल के बारे में पता नहीं होता, ओके, और उनको जो कर रहे होते हैं वो एक्टिविटीज़ उनके बारे में भी पता नहीं होता, फिर वो एक्टिविटीज़ करते हैं। इंटेंशनली, अनइंटेंशनली। ओके, तो जब कोई गलत काम करता है तो पहले उसे पता नहीं होता अपने एक्टिविटी के बारे में, अपनी क्रिया के बारे में, उसे खुद का ही ज्ञान नहीं होता और औरों के साथ वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है उसका भी ज्ञान नहीं होता। तो जब ऐसी एक्टिविटीज़ होती है तो इसे अनइंटेंशनल क्राइम कहा जाता है। और जब कोई इसके बारे में क्लेम करता है, कंप्लेंट करता है, एफआईआर करता है,
तो फिर जाके उसको पता चलता है कि उसने कुछ गलत किया है। तो ऐसे दो क्राइम दोनों ही समाज के लिए घातक होते हैं। इंटेंशनली जो करते हैं तो उनको पता होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और फिर भी वो गलत करते हैं, तो इस प्रकार का क्राइम भी समाज में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी समाज में जो एटमॉस्फेयर है अच्छी तरह से रह सकता है, फेयरनेस आ सकता है। और जो अनइंटेंशनली करते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होता, अज्ञान में वे जीते हैं और लीगली उनको ज्ञान नहीं होता, ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अपनी ही एक्टिविटीज़ में क्रिया का उन्हें ज्ञान न होने की वजह से वो कुछ गलत कर बैठते हैं और फिर बाद में उनको पता चलता है। तो दोनों जो क्राइम है, दोनों प्रकार का जो क्राइम है समाज के लिए और मानव जाति के लिए घातक ही है। लेकिन हम इससे किस तरह से बच सकते हैं? तो अनइंटेंशनली क्राइम से बचने के लिए अवेयरनेस ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, या नॉलेज कह सकते हैं हम इसके बारे में। यदि हम जो चीज़ कर रहे हैं, यदि हमको पता होता कि ये करने से गलत होता है और हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो हम उस चीज़ को नहीं करते, वो एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो क्रिया नहीं करते हैं। ओके, सपोज एक उदाहरण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के मैटर में हस्तक्षेप करते हैं या किसी का नाम लेते हैं या किसी को पर्पसफुली ट्रबल करते हैं। तो कुछ लोग इसे कैजुअल लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे पता नहीं होते, उन्हें पता नहीं होते। लेकिन जाने अनजाने में वो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत कर बैठता है, गलत बर्ताव, गलत बिहेवियर कर बैठता है। यदि सामने वाला अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, तो ये टल जाता है, खतरा टल जाता है, वो कैजुअल ले लेता है उसको। लेकिन वो यदि सिरे से इसके बारे में, हर एक्टिविटीज़ के बारे में, और उसने जाकर यदि किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, तो आपके ऊपर गुनाह हो सकता है, गुनाह की नोंद आपके नाम पर हो सकती है, एफआईआर आपके नाम पर हो सकती है। तो आपको फिर बाद में पता चलता है कि यार मैंने तो ये सब मजाक में किया था, इसका सीरियसनेस मुझे पता नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में ये गलती मुझसे हो गई और इसका जो परिणाम है आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन यदि पहले ही आपने समझा होता तो ये आपके साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉलेज, अवेयरनेस, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। और फिर यहाँ पर इंटेंशनली जो क्राइम होता है उसके लिए एक अलग अलग प्रकार की यहाँ भी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज और मोरल, जब हम ये चीज़ें बढ़ाते हैं सामने वाले की, तब क्राइम ख़त्म होता है। जितनी मोरालिटी इंसान में बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, उतनी ही क्राइम की मात्रा कम होती है। ओके, यानी गुनहगारी कम होती है। यदि बहुत सारे लोग का मोरल हाई है तो कोई भी गलत चीज़ वहाँ पर करना नहीं चाहता है। लेकिन इंटेंशनली क्यों करते हैं? इनको भी नॉलेज नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता है, अज्ञान में सब करते हैं। लेकिन अज्ञान को ही वो नॉलेज समझ कर बैठते हैं और इंटेंशनली करने का प्रयास करता है। यस, ये मैं करूँगा तो मुझे ये लाभ होगा, इस तरह से। इसका एक उदाहरण देकर हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं।
यदि कोई चोर चोरी करता है तो इसका मतलब उससे बहुत नॉलेज होता है, अवेयरनेस होता है, ये उसका मोरल बहुत हाई होता है, ऐसा नहीं होता है। एक सीमित लेवल तक उसको अवेयरनेस होती है, नॉलेज होता है, और मोरल तो नहीं होता है शायद। लेकिन उसका जो स्वार्थ है उसके पीछे करने के पीछे, चोरी करने के पीछे, तो वो कम मेहनत करके कम दिनों में, कम समय में एक अमीर आदमी बनना चाहता है, इसलिए उसने ये चोरी का मार्ग अपनाया होता है। ये उसके पीछे उसकी थ्योरी होती है। ओके, लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर अगेंस्ट द मोरालिटी, ये सब मोरालिटी के अगेंस्ट है। कोई भी इंसान के लिए शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए, ये हमें मोरल थिंकिंग याद रखनी है। और बिना मेहनत किए हुए कोई भी आदमी अपना अंतर्गत और बाह्य डेवलपमेंट यानी विकास नहीं कर सकता। ये दूसरी मोरालिटी हमें याद रखनी है, या अवेयरनेस नॉलेज हमें याद रखना है। ओके, और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, हर एक को अपने समय से मिलता है। नहीं तो फिर बच्चा चाहेगा मैं जल्द ही बड़ा हो जाऊं, और बूढ़ा चाहेगा मैं फिर से छोटा हो जाऊं। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सभी बातें अपने अपने समय से और समय के हिसाब से होती है। तो ये जो थिंकिंग है पॉजिटिविटी की, पॉजिटिवनेस की, ये मोरालिटी अपनी बढ़ाती है। तो ये चीज़ें जब हम करने लगते हैं तो हम चोरी नहीं कर सकते, लेकिन चोर का भी एक अपना नॉलेज होता है, लेकिन वह नॉलेज उसके हिसाब से होता है। इग्नोरेंस में वो जीता है, लेकिन उसको ही वो नॉलेज मानकर बैठता है और ये सब वो एक्टिविटीज़ करता है। लेकिन जो करता है वह इंटेंशनली करता है कि यस मुझे करना है, और एक करने से यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे मारपीट हो सकती है, मुझे जेल हो सकती है। ओके, जो पनिशमेंट इसके अंदर है मुझे हो सकती है, ये अवेयरनेस उसको होता है। ओके, उसके परिणाम का अवेयरनेस उससे होता है, इसलिए वो ये इंटेंशनली क्राइम करता है। ठीक उसी तरह से प्लेगेरिज्म जो करता है, इसमें कुछ लोग होते हैं कि मेरा नेम और फेम बढ़ाना है, उन्हें पता होता है यदि मैं पकड़ा गया तो मेरा नाम फिर से बदनाम हो सकता है और मुझे पनिशमेंट भी हो सकती है, लेकिन वह अपने हिसाब से इग्नोरेंस में जीते हैं और यह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका एक इंटेंशन होता है उसके पीछे, यस आफ्टर डूइंग दिस आई कैन डू दिस, ये करने से मुझे ये होगा, ये लाभ होगा, उसका इंटेंशन होता है। और अनइंटेंशनली जो लोग प्लेगरिज्म करते हैं, कभी कभार उन्हें प्लेगरिज्म के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं होता, क्या करने से क्या हो सकता है। होने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा हुई है ये गलत हुई है, तो वे अवेयर होते हैं फिर बाद में। तो इस तरह से इंटेंशनली अनइंटेंशनली प्लेगरिज्म हो सकता है, तो दोनों से हमें अवॉइड रहना है। ओके, तो दोनों से अवॉइड रहने के लिए एक ही अवॉइड अवेयरनेस और नॉलेज, ओके, ये हमें मदद कर सकता है। राइट, तो इस तरह से क्राइम किस तरह से होता है और प्लेगरिज्म किस तरह से होता है। प्लेगरिज्म यानी एक चोरी ही हम उसे कहते हैं, और एक वह क्राइम है अकॉर्डिंग टू द लीगल कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द morality of society. Okay, if we use another person's work under our name, जब हम किसी का
वर्क हमारे नाम से पब्लिश करते हैं तो ये प्लेगरिज्म होता है। इफ़ वी कॉपी अदर्स आइडियाज एंड वर्ड्स एंड डोंट गिव देम क्रेडिट, यदि हम किसी की कथा कविता कॉपी करते कंप्लीट तो ये भी चोरी होती है, लेकिन उसमें से कुछ वर्ड्स या उसकी कंसेप्ट, उसकी आइडियाज़, नोशन, ये भी हम कॉपी करते हैं तो ये भी प्लेगरिज्म में कैटेगराइज होता है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेगरिज्म को हमें पहले समझना है। यदि हम प्लेगरिज्म को समझ लेते हैं तो प्लेगरिज्म जो एक्टिविटीज़ है हमारे द्वारा नहीं हो सकती। ओके, so if we download copyright image and music and present them our own way, तो इसमें क्या होता है, और इंटरनेट ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओपन टू एक्सेस प्लेटफॉर्म है, इसलिए कोई भी किसी तरह का यूज इसका करता है। और कभी कभार हमें ये पता नहीं चलता कि हम जो कंटेंट इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इमेज, वीडियो, ऑडियो, ओके, कॉपीराइट है या कॉपीराइट फ्री है। ओके, तो हम उसका यूज कर लेते हैं और यूज करते हैं और बाद में पता चलता है कि दिस इज़ द कॉपीराइट एक्टिविटीज़। तो उसका जब आपको ज्ञान होता है कि यह कॉपीराइट वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, तो फिर आप अवेयर होते हो और किसी ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया कॉपीराइट का तो आपको पनिशमेंट हो सकती है इस क्राइम के अंतर्गत। तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से डरते हो। If we use someone else copyrighted music or video, our video for our own music cover video, okay, तो किसी ने कवर कर लिया सॉन्ग, किसी ने सॉन्ग तैयार किया है और उसको हम कवर किया विदाउट परमिशन ऑफ ओरिजिनल राइटर और ऑथर, दिस एक्टिविटीज आल्सो कैटेगराइज एज अ कॉपीराइट एक्टिविटीज। इफ वी यूज समवन एल्स कॉपीराइटेड म्यूजिक और वीडियो for our own music cover video, if we create an image, video, music, articles, etc. in such manners that is a similar, quite similar to the original ones, okay, तो इस तरह से सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है वह प्लेगरिज्म में कैटेगराइज होती है। जब हम इनमें से किसी की भी पुनरावृत्ति करते हैं या हमसे एक क्रिया होती है तो वी आर डूइंग अनफेयर थिंग, बिकॉज ऑल दीज कैटेगरीज, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कैटेगराइज एज प्लेगरिज्म। ओके, तो इससे हमें बचना चाहिए और बचने के लिए एक ही उपाय है, वह अवेयरनेस। जो चीज़ हम कर रहे होते हैं उसका नॉलेज होना हमें ज़रूरी होता है। तो इस तरह से प्लेगरिज्म यानी कि कौन से एक्टिविटीज़ करने से हमें प्लेगरिज्म हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। नाउ वी आर गोइंग टू वॉच टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। So there are several types of plagiarism. In this lecture we will get to know commons one. बहुत सारे टाइप्स है लेकिन जो कॉमन्स है we are watching them, we are studying them. Okay, so first see complete plagiarism. So complete plagiarism is the most extreme form of plagiarism. In this plagiarism a person completely copies of someone else's work, such as
research paper, article, image, etc., and represent their own work. This form plagiarism is similar to identify theft or stealing. Complete plagiarism indicates itself that whole matter, whole text, whole work can be stolen here. तो इसमें पूरा वर्क जो है वह कॉपीड हो सकता है और इसको ही हम कंप्लीट प्लेगरिज्म कह सकते हैं। इसमें किसी का रिसर्च पेपर हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, इमेज, ऑडियो सॉन्ग, वीडियो हो सकता है। ओके, तो जब हम नेट पे कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वी शुड चेक वेदर इट इज़ कॉपीराइट और फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। तो हमें यह चेक करना होता है कि ये कॉपीराइट है या कॉपीराइट फ्री है। सो दिस शुड बी चेक दैट वेदर इट इज कॉपीराइट और free from the copyright. So awareness and to knowledge about the plagiarism is a first important thing here, and if we don't have knowledge and awareness regarding this, then we can do such a kind of the crime. तो इसलिए हम इस प्रकार का क्राइम कर सकते हैं और इस क्राइम से हमें यदि बचना है तो अवेयरनेस और नॉलेज होना हमें ज़रूरी होता है। बिकॉज यदि किसी के बारे में हमें पता ही नहीं तो हम वो एक्टिविटी करने का प्रयास करते हैं और फिर जाने अनजाने में ये चीज़ हमसे होती है। ओके, देन वर्बेटिम plagiarism. Verbatim is also known as a direct plagiarism. When we read book, and we must have observed that if any statement that famous person and has made is always represented in double quotation and is highlighted so that we get to know that it is said by this particular person. Similarly, consider a person writing in articles and mentioning someone else's work and what that too exactly the same, but this person doesn't represent in the quotation mark, right? So while we are writing something in quotation, at that time we consider that this statement is given by this particular person. But when we forget that to write someone else statement by writing in quotation, at that time we will do the verbatim plagiarism. तो हम किस तरह का प्लेगरिज्म करते हैं फिर? वर्बेटियम प्लेगरिज्म। तो ये सभी प्लेगरिज्म किस तरह से होते हैं हमें यहाँ पर समझना है। प्लेगरिज्म, ओके, तो कंप्लीट प्लेगरिज्म ओके, तो कंप्लीट प्लेगरिज्म में फुल वर्क कॉपीड होता है और स्टोलन। ओके, तो उसको कंप्लीट प्लेगरिज्म कहते हैं। इसमें रिसर्च आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल, वीडियो, इमेज, इसमें हो सकता है एज एग्जांपल करके। और फिर वर्बेटियम, वर्बेटिम, ओके, प्लेगरिज्म, प्रकार के प्लेगरिज्म को वर्बेटिम प्लेगरिज्म कहते हैं। पार्शियल प्लेगरिज्म होता है, वी फॉरगेट राइट द स्टेटमेंट ऑफ समवन एल्स इन कोटेशन। वी फॉरगेट
to write someone quotation or statement in double inverted comma. ओके, तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये हो सकता है। हम किसी का भी स्टेटमेंट जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं, पर्पसफुली या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो ये वर्बेटियम टाइप का प्लेगरिज्म होता है। इसमें जब हम स्टेटमेंट कॉपी करते हैं, कॉपी, तब उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा लिखना चाहिए, और यदि नहीं ऐसा होता तो ये वर्बेटियम प्लेगरिज्म में कैटेगराइज होता है। ओके, दूसरा प्रकार का प्लेगरिज्म उसे हम डायरेक्ट प्लेगरिज्म कहते हैं। जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या लिखते हैं तब इस प्रकार का, या बोलते हैं तब इस प्रकार का प्लेगरिज्म हमसे और हमारे द्वारा हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज व्हाइल वी आर रीडिंग और राइटिंग समथिंग एल्स, और फिर थर्ड टाइप आता है सेल्फ प्लेगरिज्म। दिस काइंड ऑफ प्लेगरिज्म इज द डुप्लीकेशन ऑफ पर्सन्स ओन वर्क, इट इज आल्सो नोन एज ऑटो प्लेगरिज्म। तो इस प्रकार का जो प्लेगरिज्म होता है, जब हम खुद ही खुद का वर्क कॉपी करते हैं समवेयर, और एक जगह पे दो जगह पे एक टेक्स्ट यूज करते हैं, एक वर्क यूज करते हैं, तो इस प्रकार का जो प्लेगरिज्म होता है वो सेल्फ प्लेगरिज्म होता है। यह प्लेगरिज्म हानिकारक नहीं होता, क्योंकि हम खुद होते हैं और हम खुद हमारे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते अंडर द कॉपीराइट एक्ट, तो इससे हम बच जाते हैं। लेकिन यदि यह एडिटोरियल बोर्ड के नज़र में आ जाता है या उसको ये फाइंड आउट हो जाता है, तो हमारा जो एक्टिविटीज़ है, हमारा जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है, हमारी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि एक जगह पे आप दो जगह पे आप एक ही वर्क का यूज करते हो। ओके, तो इस तरह से सेल्फ प्लेगरिज्म हो सकता है। It occurs when person copy someone of his own published work and use the same for another work. This form of the plagiarism is commonly observed in research journal. Okay. तो ये रिसर्च जर्नल में ऐसी एक्टिविटीज़ कॉमन हो जाती है। जब हम कोई रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो उसमें कॉमन यूज करते हैं, या अपनी बुक्स लिखते हैं तो उसमें भी कॉमन मैटर या कॉमन जो मैटर है या कॉमन वर्ड है वह हम यूज करते हैं। तो इस तरह का जो प्लेगरिज्म है वह सेल्फ प्लेगरिज्म में कैटेगराइज होता है। ओके, सेल्फ प्लेगरिज्म कॉपीड ओन वर्क्स, हमारा खुद का वर्क्स हम कॉपीड करते हैं, तो इसको हम सेल्फ प्लेगरिज्म कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ द प्लेगरिज्म इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन रिसर्च जर्नल। रिसर्चर may make use of
their research work for another research work. तो ऐसा कॉमनली रिसर्च जर्नल में होता है या रिसर्च फील्ड में होता है। रिसर्चर क्या कर सकता है, अपना जो कॉमन वर्क है वह दो जगह पे यूज कर सकता है। ही विल यूज इन टू प्लेसेस, इन टू जर्नल सेम मैटर, सो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ द इंसिडेंट हैपन इन केस ऑफ रिसर्च जर्नल। तो जो एडिटर होगा रिसर्च जर्नल का, इस एक्टिविटी को प्रिवेंट कर सकता है, इस एक्टिविटी को डिनाई कर सकता है। और कुछ जर्नल यदि इसे एक्सेप्ट करते हैं तो दिस काइंड ऑफ द प्लेगरिज्म इज नॉट कंसिडर एज अ प्लेगरिज्म। तो इस प्रकार का प्लेगरिज्म जो होता है वो प्लेगरिज्म कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि खुद व्यक्ति ने खुद का मैटर कॉपीड किया होता है और खुद व्यक्ति खुद के अगेंस्ट कभी कंप्लेंट नहीं कर सकता कोई भी। तो इसलिए यह फेयर में आता है। लेकिन यदि this kind of the situation is not allowed in somewhere, then they can reject your paper। तो इस तरह आपका पेपर वहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर दो बातें इम्पोर्टेंट है, ओन वर्क कॉपी करना और यदि एडिटर को ये मान्य है तो दिस इज नॉट प्लेगरिज्म, और एडिटर को ये मान्य नहीं है तो दिस इज द प्लेगरिज्म। ओके, ये दो बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म, रिसर्च जर्नल में यह होता है। और चौथा है सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। ओके, तो सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म, दिस फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन रिसर्च वर्क। तो इस प्रकार का जो प्लेगरिज्म है वह भी एक रिसर्च वर्क जब हम करते हैं तो उसके संबंध में आता है। In the present in the research paper, one needs to provide reference that we have contributed to their work. If a person provide wrong reference that do not exist or that are not relating to the work, then it is known as a source based plagiarism। Okay, तो ये प्लेगरिज्म रेफरेंस सोर्स से संबंधित होता है। ओके, और रिसर्च वर्क जब हम करते हैं उसमें ज़्यादा ये इस प्रकार का प्लेगरिज्म फाइंड आउट होता है। कुछ लोग पीएचडी करते हैं या फिल करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उनका जो स्टडी होता है वो ऊपर ऊपर होता है, ज़्यादा डीप में वे स्टडी नहीं करते। तो वे क्या करते हैं, गूगल पे कुछ करते हैं, चैट जीपीटी पे कुछ करते हैं और रेफरेंस उससे लेते हैं, लेकिन जो रेफरेंस और जो सोर्स उन्होंने लिए हैं उनका कोई तालमेल नहीं होता है। रेफरेंस अलग ही होते हैं और टेक्स्ट जो उन्होंने लिया होता है वो अलग ही होता है। उनका ज़्यादा डीप स्टडी ना होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है और यह हो सकता है। और वो कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे जो रिसर्च पेपर का फॉर्मेट है, रिसर्च वर्क का फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, रिसर्च डिज़ाइन का जो फॉर्मेट है, उसमें वो बैठाना चाहते हैं केवल, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमने रिसर्च किया है। तो ऐसा रिसर्च नहीं होता है। तो रिसर्च कैसे होता है फिर, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है तो वह सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म में कैटेगराइज होती है। ओके, तो आप यदि इस तरह से रिसर्च करते हो या अंत में वाइवा आप प्रेजेंट करते हो रेफरी के सामने, तो आपकी डिग्री वहाँ पर कैंसिल हो सकती है। आपको इस प्लेगरिज्म के अंतर्गत आपका जो रिसर्च है, वर्क है, वह डिनाई या रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, या इस तरह की जो
मिस्टेक है, इस तरह का जो क्राइम है, इस तरह का जो प्लेगरिज्म है, हमें नहीं करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आप लिटरेचर रिव्यू तैयार करते हो, हर एक चैप्टर, जैसे कि पीएचडी करते समय 5 या 6 चैप्टर हमारे होते हैं, तो हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पे आप ऑथेंटिक रिसोर्स जब देते हो तब वह टॉपिक आपका वैलिड होता है या वैलिड कंसिडर किया जा सकता है, ऑथेंटिक कंसिडर किया जा सकता है। यदि आप टेक्स्ट अलग बनाते हो, कंटेंट अलग लेवल से तैयार करते हो और रेफरेंस उसका अलग देते हो नेट पे से, तो चैट जीपीटी हमेशा सही आपको करेगा ऐसा नहीं। चैट जीपीटी भले ही हमें मदद होती है, लेकिन उसको वेरीफाई करना, जहाँ से हमने टेक्स्ट लिया है, जो बनाया है चैट जीपीटी ने, वह जो सोर्स उसके दिए है वह उससे रिलेटेड है क्या नहीं, हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम इस प्लेगरिज्म के शिकार हो सकते हैं। ओके, तो इसके क्या बैड इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, इससे हमारी डिग्री कैंसिल हो सकती है और हमारा जो रिसर्च वर्क है वो भी रिजेक्ट हो सकता है, डिनाई हो सकता है। ओके, तो इसके बारे में हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और पांचवा है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। दिस काइंड ऑफ प्लेगरिज्म इज मोस्टली एक्यूर ड्यू टू द lack of knowledge. know if we don't know how to paraphrase, cite, quote research work, we leave the work as it is and it is result in accidental plagiarism. और पांचवा यहाँ पर दिया है, हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सीडेंटल plagiarism due to the unawareness, we don't know, हमें पता नहीं होता, इसकी वजह से होता है how to quote, how to paraphrase। ओके, रिसर्च वर्क करते समय ये सभी चीज़ें हमें पता नहीं होता। इस तरह से जब हम कोई चीज़ करते हैं और हमें उसका पता नहीं होता, वो एक्टिविटीज़ हमें नहीं आती, तो उसको एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो प्लेगरिज्म मीन्स व्हाट? ओके, which kind of the activities are categorized under the plagiarism and what are the types of plagiarism, ये बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। if you are go through this flow chart then you will understand the whole concept of plagiarism। ये plagiarism के बहुत important और महत्वपूर्ण प्रकार है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि plagiarism किस प्रकार का हमारे द्वारा हुआ है या हो सकता है और हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। ओके, जब हम प्लेगरिज्म के बारे में बात करते हैं या प्लेगरिज्म यानी कि क्या, तो प्लेगरिज्म को वन एक्टिविटीज़ मानकर चलते हैं। किसी का मटेरियल हम चुराते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करते हैं, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट करते हैं, तो ये प्लेगरिज्म में कैटेगराइज होता है। लेकिन उसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा ये प्लेगरिज्म हमारे द्वारा हो सकता है और उसके टाइप्स जो है वो भी यहाँ पर दिए हैं। और इससे हमें पूरा जो चैप्टर्स है प्लेगरिज्म के बारे में वो समझ में आता है। सो यू कैन नोट डाउन दिस फ्लो चार्ट, दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड different types of plagiarisms, right?
सो व्हाई इज प्लेगेरिज्म अनएथिकल? नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई प्लेगेरिज्म अनएथिकल. ओके, so first of all we try to understand means what is meaning by ethical. Ethical means which thing is good and which thing is not good, which things are bad. This understanding, this is called the ethical. Okay, जब हमें क्या अच्छा क्या बुरा, कौन सही कौन गलत, इसके बारे में ज्ञात होता है तो उसको इथिकल कहा जाता है. और अनइथिकल के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता कौन अच्छा कौन बुरा, क्या सही क्या गलत, तो उसको अनइथिकल कहा जाता है. तो जब हमें ये ज्ञात होता है व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग, तो हम ऑलवेज अवेयर रहते हैं. कॉन्सिक्वेंस जो होता है हमारा वो स्ट्रांग होता है, सच सच विवेक बुद्धि बोलते हैं, और हम सही डिसीजन लेते हैं जो इथिकल है. ओके, जो अच्छा है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं. यदि हमें अच्छा या बुरा के बारे में नॉलेज है तो हम हमेशा अच्छी बातें करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, ताकि हमारा नाम बड़ा हो सके, हमारा नाम रोशन हो सके. ऐसा हम कुछ गलत काम नहीं करते जिससे हमारा नाम खराब होता है और हमारा नाम को एक धब्बा लगता है, दाग लगता है. ओके, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है इसको हम एथिकल नॉलेज कहते हैं. ओके, और अनइथिकल यानी कि क्या क्या सही क्या गलत, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता, इग्नोरेंस में हम जीते हैं. क्या करने से क्या परिणाम हो सकते हैं इसका भी नॉलेज नहीं होता, और हम जाने अनजाने में ये सभी चीज़ें करते रहते हैं. कोई सीरियसनेस नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता, तो इसे हम अनइथिकल कहते हैं. तो प्लेगेरिज्म यानी जिसे इंटेलेक्चुअल थेफ्ट हम कहते हैं, तो इस कैटेगरी को अनइथिकल क्यों कहा जाता है प्लेगेरिज्म को? क्योंकि गलत है इसलिए इसको अनइथिकल कहा जाता है. स्टार्टिंग में हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्यों अनइथिकल है, उसके क्या रीजन है, ये हमें यहाँ पर जानना होगा. प्लेगेरिज्म्स, इथिकल, अनइथिकल वर्ड यूज किया है यहाँ पे. ओके, तो इथिकल यानी कि क्या, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की. और अनइथिकल यानी कि इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की. प्लेगेरिज्म को अनइथिकल क्यों कहा जाता है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है. ओके, तो देखते हैं. प्लेगेरिज्म इज अनइथिकल बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग समवन अदर्स वर्क एज अवर ओन विदाउट गिविंग देम द राइट टू. तो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास किया स्टार्टिंग में, लेकिन इससे पहले हमने डिटेल में उसका स्टडी किया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल गेट ह्यूमन बीइंग बाय द नेचर, बाय द बर्थ. किसी भी व्यक्ति को नेचर से कुछ स्किल प्राप्त होते हैं, उसके बेस पर उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी का यूज करना उसका अधिकार होता है. वो किस तरह से उसका यूज करे पूरा उसका अधिकार होता है. यदि हम उसका हनन करते हैं, उसकी चोरी करते हैं, तो ये गलत है. इट इज़ अगेंस्ट मोरालिटी, इट इज़ अगेंस्ट इथिकल एक्टिविटी. ओके, तो मोरालिटी के विरुद्ध है. ये कोई भी कह सकता है, छोटा सा बच्चा भी
अनपढ़ व्यक्ति भी ये कह सकता है कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। ओके, तो मोरालिटी इस समाज में होती है और उसके हिसाब से कुछ गवर्नमेंट एक्ट भी बनाते हैं, और यदि इसका कोई गलत इस्तेमाल करता है, मोरालिटी के अगेंस्ट कोई काम करता है, तो अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट वी कैन गेट द पनिशमेंट। हमें अलग अलग एक्ट के अनुसार पनिशमेंट भी मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमें तय करना है कि प्लेगरिज्म इज इथिकल और अनइथिकल। तो प्लेगरिज्म इट इज काइंड ऑफ द थेफ्ट, एक चोरी होती है, और चोरी कर्म को कभी भी इथिकल नहीं कहा जाता, फेयर नहीं कहा जाता, गुड थिंग नहीं कहा जाता है। ओके, तो हमारे मोरालिटी के अनुसार, धर्मशास्त्र है उनके अनुसार, जो लीगल शास्त्र है उनके अनुसार, जो समाज में लोग रहते हैं उनके अनुसार ये गलत कर्म है, और गलत कर्म के लिए जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसको ईश्वर की अदालत में सज़ा मिलती है। ऐसा एक वैचारिक प्रवाह हमारे समाज में है, और इंसान के अदालत में उसको भी एक सज़ा मिलती है गलत कर्म के लिए। ओके, तो इस तरह से plagiarism, it is a kind of theft and it considered as a bad thing, bad activities. It is against morality, so that is why it is categorized under the unethical things. कोई भी इसे अच्छी चीज़ या अच्छा व्यवहार नहीं कह सकता, whether it is you are doing for yourself or you are doing for others. आप खुद के लिए करते हो या दूसरों के लिए करते हो, लेकिन दिस इज द रॉन्ग थिंग, एक गलत है। आपने मूवी में जो पुराने मूवी थे और अभी भी जो मूवी है उसमें देखा होगा कि वो सारे थेफ्ट जो थीव्स होते हैं उन पर एक कुछ मूवी बनाई गई है। तो उनमें लोग चोरी करते, बड़ी सफाई से चोरी करते हैं, और जो चोरी करते डाकू वगैरह डकैत डालते हैं, तो वे समाज के जो नीडी पीपल होते हैं उनकी हेल्प के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। वो गलत करते हैं, लेकिन दूसरी ओर समाज की मदद करके उनको उनकी जो नीड्स होती है वो फुलफ़िल करके वह दूसरी अलग अच्छी बात करते हैं। तो अच्छी बात करने के लिए बुरा कर्म करने की ज़रूरत होती है क्या? इथिकल काम करने के लिए अनइथिकल चीज़ करने की ज़रूरत होती है क्या? ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। लेकिन ऐसी मूवी में जो कैरेक्टर है, हीरो है, उनका एडमायर होता है, उनकी प्रशंसा होती है, उनको हीरोइक एफर्ट में कंसिडर किया जाता है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सोसाइटी है इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ को हीरोइक एफर्ट नहीं कहा जा सकता है, इसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। पहले तो आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा काम करके अच्छा काम आपको करना है। यदि आपको किसी की मदद करनी है तो उसके लिए आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं, बैंक में डकैत डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो आप मेहनत करके लोगों की मदद कर सकते हैं। So here we will take short break. After that we will start again. Thank you. So plagiarism
It is a kind of theft. Theft, or it is considered as bad, unfair, this is against morality in the society. Okay, so this considered as a ethical, not ethical but unethical thing. Ethical means good and unethical means bad. Okay, so ethical means good thing, good activity you can. Okay, fair thing we can say another word, and unethical means bad thing, bad activity और अनफेयर थिंग्स. तो इसलिए इससे हमें पता चल जाता है कि हम प्लेगरिज्म इथिकल या अनइथिकल है. ओके, और इसे क्यों कैटेगराइज करते हैं. प्लेगरिज्म इज अनइथिकल बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग समवन अदर्स वर्क एज आवर ओन विदाउट गिविंग देम राइट टू. तो हमें जैसे हम हमारी प्रॉपर्टी का संरक्षण करने का अधिकार है, उस तरह से हमें दूसरों की प्रॉपर्टी का संरक्षण करने का भी अधिकार है. हम जिस तरह हमें ये लगता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कोई हमसे नहीं छीने या उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करे, ठीक उसी तरह से हमें भी यह लगना चाहिए कि दूसरों की प्रॉपर्टी का हमें सही इस्तेमाल करना है, उसको छीनना नहीं है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है. तो ये इथिकल थिंग होती है, मोरालिटी इसको कहते हैं. जब हम हमारी चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं तो उस तरह से हमें भी दूसरों के बारे में अवेयर रहना चाहिए. और जब हम दूसरों की चीज़ को जब हम अपना बोलते हैं, हमारी चीज़ कहकर हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एडवांटेज भी लेते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियली यूज़ करते हैं, तो ये कमर्शियली और भी गलत है, मोरली भी गलत है, लीगली भी गलत है. ओके, और सोशली भी गलत है, क्योंकि सोसाइटी के कोई भी व्यक्ति इसे सही नहीं कह सकता. लीगल के मैटर में जब ये चीज़ होता है, लीगल के मैटर ये जब बन जाता है तो उसको भी लीगली गलत कहा जाता है. मोरली जो मोरलिटी व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड थिंग, तो उसको बैड ही कहा जाता है. तो इस तरह से सभी लेवल पे इसको गलत कह सकते हैं. लीगली यहाँ पर लीगली, सोशली, इथिकली, ओके, और मोरली, 4 लेवल पे ये प्लेगरिज्म जो होता है उसको बैड ही कहा जाएगा. ओके, गलत ही कहा जाएगा, रॉन्ग ही कहा जाएगा. ओके, लीगली यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगल लॉ बनाए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज़ गलत है, प्लेगरिज्म. ओके, सोशली सोसाइटी में जो इंसान रहते हैं सोशल के अकॉर्डिंग इसे कोई भी सही नहीं कह सकता, ए रॉन्ग थिंग है, बैड थिंग है. इथिकली व्हाट इज़ अ गुड थिंग एंड व्हाट इज़ अ बैड थिंग, उसके हिसाब से ये बैड है. मोरली व्हाट इज़ अ रॉन्ग, व्हाट इज़ अ गुड, इंसान का एक मोरालिटी होती है. हर एक इंसान अच्छा काम करना चाहता है पर्पसफुली ताकि उसका नाम हो सके, अच्छा काम करके अच्छा नाम करना चाहता है. कोई भी इंसान बुरा काम करके अपना नाम नहीं करना चाहता. हर एक में एक हीरो होता है
और वो हीरो कभी भी बड़ा होना चाहता है तो अच्छे काम करके बड़ा होना चाहता है, लेकिन किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये अलग बात है। तो कुछ लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वे अच्छा काम करके अच्छा नाम कमाते हैं, ओके। लेकिन कुछ लोग अनफेयर चीज़ करके, गलत काम करके बड़ा नाम करने का प्रयास करते हैं, और शॉर्टकट में वे कम समय में बड़ा बनना चाहते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा उसके पीछे होती है, तो एक गलत काम करके आगे जाने का प्रयास करते हैं, तो इट इज़ अगेंस्ट द मोरालिटी। तो इस तरह से मोरालिटी हमें ये सिखाती है कि हमें अच्छा काम करके अच्छा नाम कमाना है। तो चारों लेवल पे जब हम प्लेगरिज्म की बात करते हैं, लीगली, सोशली, इथिकली और मोरली, तो प्लेगरिज्म को गलत ही कहा जाता है, प्लेगरिज्म गलत साबित होता है, तो इस एक्टिविटीज़ को हमें नहीं करना है, ओके। कंसिडर एज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये पनिशेबल है लीगली, यदि हम इसकी बात करते हैं तो एज समवन प्लेगराइज योर लिटरेचर and if you are claim against him in the court, in the police station, then FIR will be registered there, and it will be get the judge there if someone doing this kind of offense, okay, and he may be punished there, उसको सजा भी हो सकती है जो जिसने आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है। Similarly, if the virtual word someone copies someone else work, it is unethical and is punishable offense। तो कोई भी किसी की प्रॉपर्टी का, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, उसे चुरा नहीं सकता, उसका हनन नहीं कर सकता, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक्ट है, लॉ है। प्लेगरिज्म अफेक्ट द इंटीग्रिटी of academics and research are given the degree PhD on basis of their research work. Students are given a grade according to their homework. If we will be practicing plagiarism, we won't be gaining any knowledge. We may even succeed in getting our PhD or degree or good grades with, but that will be put our career at risk and it is threat to our futures। एकेडमिक और रिसर्च फील्ड में यदि हम इस प्रकार का प्लेगरिज्म करते हैं तो क्या हो सकता है हमारे साथ, ये हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। academic field, research field, ओके। एकेडमिक में आपकी डिग्री होगी, ओके, होमवर्क होगा, वर्क कोर्स वर्क होगा, सिलेबस होगा या प्रोजेक्ट होगा, ओके। तो उस पर बैन हो सकती है, बैन, वो रिजेक्ट हो सकते हैं, ओके, डिसमिस हो सकते हैं। तो ये सभी एक्शन इस पर ली जा सकती है यदि आप प्लेगरिज्म करते हो तो, ओके। रिसर्च में पीएचडी एमफिल, ओके, डिसर्टेशन, ओके, और रिसर्च वर्क, एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क,
रिसर्च प्रोजेक्ट, ओके, रिसर्च पेपर, आर्टिकल, सेमिनार वगैरह वगैरह, कॉन्फ्रेंस, ये सभी इसमें आते हैं। यदि आप इसमें ये करते हैं तो कॉपीड करते, प्लेगरिज्म करते हो तो इसमें भी ऐसे एक्शन ली जा सकती, बैन, रिजेक्ट और डिसमिस इसमें हो सकता है। ओके, तो सभी प्रकार की जो कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो सकता है एकेडमिक फील्ड में यदि हमने प्लेगरिज्म किया, और रिसर्च फील्ड में यदि हम प्लेगरिज्म करते हैं तो दोनों में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। बेसिकली हम एकेडमिक फील्ड में काम करते हैं तो डिग्री अचीव करने के लिए करते हैं। जो भी डिग्री हम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम गलत तरीके से वो प्राप्त करना चाहते हैं तो गलत होगा, और सही तरीके से प्राप्त करना होगा तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्लेगराइज करके, कॉपी करके जब हम डिग्री अचीव करना चाहते हैं प्रोजेक्ट करके वगैरह, तो ये सभी वहाँ पे बैन, रिजेक्ट और डिसमिस हो सकती है। ओके, और सेम तरीके से रिसर्च में जब हम पीएचडी करते हैं या फिल करते हैं और रिसर्च वर्क करते, रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, रिसर्च पेपर या आर्टिकल तैयार करते हैं, तो उसमें हमें प्लेगरिज्म नहीं करना है। यदि यह ऑथेंटिक हमें करना है तो मेहनत करके, अवेयरनेस होके ये सब करना होता है। यदि प्लेगरिज्म के बारे में हम अवेयर नहीं है तो दोनों फील्ड में हमारा लॉस हो सकता है, और वो लॉस की बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। क्योंकि जब हम एकेडमिक फील्ड में काम करते हैं या रिसर्च फील्ड में काम करते हैं तो वह हमारे करियर से अटैच होता है। ओके, और जो चीज़ हमारे करियर से अटैच होती वह सेंसिटिव होती है, और उसमें यदि हम गलत करते हैं तो हमारा करियर, जो एकेडमिक करियर है, रिसर्च करियर है, वह बर्बाद हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, प्लेगरिज्म जैसी हम हरकत करते हैं इस फील्ड में तो हमारा जो करियर है वह डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमें बहुत बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है यदि हमारे द्वारा प्लेगरिज्म होता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, चाहे आप पर्पसफुली करते हो या विदाउट पर्पज करते हो। लेकिन यह जो प्लेगरिज्म है एक प्रकार का क्राइम ही है, और इस क्राइम से हमें किस तरह से बचना है इसके बारे में हमें अवेयरनेस बढ़ानी है। और ये अवेयरनेस हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब लेक्चर आप देख सकते हो, नेट पे, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत क्या रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या सेमिनार, वर्कशॉप इसके बारे में अटेंड या अरेंज कर सकते हो। तो प्लेगरिज्म जब एकेडमिक फील्ड में होता है तो क्या लॉस होता है, प्लेगरिज्म जब रिसर्च फील्ड में होता है तो क्या लॉस हो सकता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। एकेडमिक फील्ड या रिसर्च फील्ड में जब आप काम करते हो तो यह आपके करियर के संबंध में होता है, और करियर जब हम बनाते हैं उस फील्ड में तो हर एक के लिए करियर एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि उस पर हमारा लाइवहुड डिपेंड होता है, हमारा पूरा जीवन उसके लिए हम व्यतीत करते हैं। जैसे कि कोई पढ़ता है तो कुछ बनने के लिए पढ़ता है, पूरी लाइफ उसमें वे एक्सपेंड करते हैं, और यदि लास्ट मोमेंट में वो ख़राब हो गया, ख़राब काम हो गया तो अपना करियर बर्बाद हो सकता है, फिर से हमें नई शुरुआत करनी पड़ती है। ओके, तो हम जो ट्रैक है इमीडिएटली नहीं बदल सकते। जैसे कि आप एजुकेशन फील्ड में काम करते हो और वहाँ पे कोई गलत काम आपसे हो गया, प्लेगरिज्म हो गया, तो आपका नाम वहाँ पर बदनाम हो जाएगा, फिर और नाम बदनाम होने से कोई आपको काम पे नहीं रखेगा। ओके, तो
आप दूसरी फील्ड में जाना चाहोगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं जिसके लिए हम अपनी पूरी लाइफ वेस्ट करते हैं, पूरी लाइफ व्यतीत करते हैं जिसे बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। और यदि वो लास्ट मोमेंट में अपनी छोटी सी गलती से वो करियर बर्बाद हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत सदमा होता है, इंसान के लिए बहुत सदमा होता है। तो प्लेगरिज्म से हमें बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्लेगरिज्म हमारे द्वारा न हो, इसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। प्लेगरिज्म फिर चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी का हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, लेकिन वो गलत बात है। प्लेगरिज्म अफेक्ट इंटीग्रिटी एकेडमिक्स रिसर्च एंड गिवन डिग्री पीएचडी होल्डर। इफ वी यूज प्लेगराइज्ड कंटेंट for our personal benefits such as monetary gains, fame, etc., then it is unethical because we are being benefited for what we actually have not done. We are being awarded without actually performing well or giving our 100% to get that reward, and it is normal to do so. Okay, तो इस तरह से प्लेगरिज्म किस तरह से अनइथिकल थिंग में आता है, और एकेडमिक और रिसर्च फील्ड में प्लेगरिज्म होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। और इससे आपके समझ में आया होगा कि प्लेगरिज्म भले ही हमें एक इग्नोर थिंग लगता है, इग्नोर चीज़ लगती है, लेकिन जब ये हमारे साथ घटित होता है, ये या किसी ने हमारे ऊपर इसका क्लेम किया होता है, तब हमें इसका परिणाम समझ में आता है कि प्लेगरिज्म कितना घातक होता है। ये हमारा करियर जो एकेडमिक फील्ड में हम करते हैं या रिसर्च फील्ड में करियर हम बनाते हैं, उसको भी यह बर्बाद कर सकता है। सो इसके लिए हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। हम प्लेगरिज्म को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई है। देर आर सर्टन स्टेप वी कैन फॉलो इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेगरिज्म। ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द पर्सन हु वर्क यू आर इंक्लूडिंग इन योर ओन वर्क। जब भी आप किसी का रेफरेंस लेते हो, किसी का वर्क का रेफरेंस लेते हो, तो उसका नाम डालना मत बोलो, उसको क्रेडिट दो। क्रेडिट देने की जो मेथड्स है वो अलग अलग है। बिल्ड योर ओन आइडिया एंड थॉट एंड यूज देम इन योर वर्क। दूसरों की आइडिया चुराने से अच्छा, थॉट चुराने से अच्छा, मेहनत करके पढ़ के बुक रीडिंग करके हम अपनी आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ पैराफ्रेजिंग। जब आप किसी का पैराग्राफ लेते हो, लिखते हो या कोट लेते हो, तो उसको अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है, ताकि जो एक्टिविटीज़ आपके द्वारा होती है, रेफरेंस दिया जाता है, वो पैराफ्रेजिंग में हो। यूज़ ऑनलाइन प्लेगरिज्म चेकर टूल्स। जब आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है और आपका कन्फ्यूजन बढ़ाती है। तो कभी आपको कभी ये पता नहीं होता कि वेदर इट इज़ कॉपीराइट और कॉपीराइट फ्री व्हाइल यू आर यूजिंग द और डाउनलोडिंग द वीडियो, ऑडियो, इमेज। तो आप एक क्या कर लो, चेकर का यूज करो, ऑनलाइन चेकर का। ओके, टेक्स्ट लेते हो तो वहाँ पे ऑनलाइन जो टूल होता है उसके जरिए चेक करो, और ये टूल्स आपको बताएगा कि वेदर इट इज़ कॉपीराइट और नॉट कॉपीराइट। ओके, they can even tell from which site content is copied। सभी वो बताते हैं प्लेगरिज्म टूल्स। ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट रेफरेंस इन योर रिसर्च पेपर और आर्टिकल। जो भी पेपर आप लिखते हो, पेपर, आर्टिकल या कुछ भी रिसर्च वर्क करते हो या चैप्टर्स लिखते हो, तो जो भी आप रेफरेंस देते हो तो सही दो।
टिक्स अलग से लेते हो और रेफरेंस अलग से लेते हो तो उसमें मिसमैच हो जाता है। और इस तरह का जो प्लेगरिज्म है किस तरह का टाइप का है, सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म आपके द्वारा हो सकता है। लर्न हाउ टू साइट योर आर्टिकल। आर्टिकल हम कैसे साइट करते हैं वो भी आपको सीखना है। प्रोवाइड रेफरेंस, यूज डबल इन्वर्टेड कोटेशन, शुड नो हाउ टू राइट स्कॉलरली आर्टिकल, बुक, रिसर्च पेपर। रेफरेंस कैसे लिखना है, कौन सी स्टाइल उसमें यूज करनी है, ये सभी हमें सीखना है। कीप योर मोरल हाई। और हमारा मोरल हाई है, क्या अच्छा क्या बुरा ये हमें अच्छी तरह से पता चलता है और हम सही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो उसको मोरल कहते हैं। और यदि हमारा मोरल हाई है, कोई भी कितना भी हमें बुरा करवाने की कोशिश करता है तो हम बुरा नहीं करते, और कोई कितने भी प्रलोभन हमारे सामने आते हैं तब भी हम कुछ बुरा नहीं करते, तो उसको हाई मोरल कहते हैं। और जब व्यक्ति का मोरल हाई होता है तब वह कभी भी गलत चीज नहीं कर सकता, खुद के साथ और दूसरों के साथ भी, उसको मोरल हाई कहते हैं। ओके, बी एजुकेटेड अबाउट प्लेगरिज्म एंड बी एन ethical person, seen real life. You don't do bad thing, as you know the differentiation between what is good and bad. Similarly, teach your inner conscience that plagiarism is unethical and you should not make use plagiarize content. यदि आपका मोरल हाई है तो आप कभी भी प्लेगरिज्म जैसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वेदर यू आर वर्किंग इन रिसर्च फील्ड और वेदर यू आर वर्किंग इन एकेडमिक फील्ड। तो इस तरह से हाउ वी कैन अवॉइड फ्रॉम प्लेगरिज्म, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमारो। थैंक यू।